हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के गणित के प्रश्नों में अवशेष प्रश्नों को हम देखेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 171 से 180 तक के हल को आज हम देखेंगे। और पिछले जो प्रश्न संख्या 161 से 170 तक के प्रश्नों के हल आपने पिछले वीडियो में देखे थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ शेयर कर दूँगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 171 की तरफ और देखते हैं उसका हल। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न संख्या 171 आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल x⁴ प्लस x² माइनस x³ प्लस x² -1 इंटू 1 माइनस x² हो और उसकी लंबाई 2x² माइनस x/2 माइनस 1 हो तो उसकी चौड़ाई होगी। तो बच्चों, यहाँ आपको आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई दी गई है। तो जब भी हमें आयत का चौड़ाई ज्ञात करनी होती है तो क्षेत्रफल में हम लंबाई से भाग देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है उसे हम सरल करके एक सिंपल साधारण रूप में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। x⁴ प्लस x² माइनस x³ प्लस, अब यहाँ इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे तो x² का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में होगा, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में होगा। तो x² गुणे 1 x² माइनस x² गुणे x² x⁴ और -1 गुणे 1 -1 गुणे माइनस x² प्लस x² हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं x⁴ और x⁴ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अब बचे हुए पदों को हम सरल कर लेंगे। तो बचे हुए पदों में सबसे अधिक घात वाला पद जो है माइनस x³ बच रहा है। इसके बाद x² वाले 3 पद हैं। एक है x²/4, एक है x², फिर x²। तो x² और x² 2x² और आपके पास है x²/4। तो इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो 2x² प्लस x²/4 ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से 2x² प्लस x²/4 आपको मिल जाएगा। 4 2 जा 8x² प्लस 1 यानी कि 9x²/4। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, प्लस 9x²/4 और साथ में आपका -1 यहाँ बच रहा है। तो ये सरल करने के बाद क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल में हमें क्या करना है, लंबाई से भाग देना है। तो यहाँ हम भाग दे करके दिखाते हैं। -x³ प्लस 9x²/4 -1 और इसे हमें भाग देना है 2x² माइनस x/2 -1 से। तो सबसे पहले 2x² है यहाँ पर और आपको भाग देना है -x³ में। तो हम यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ हमको माइनस लाना है और एक x से यहाँ डिवाइड करेंगे और साथ में इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे चेक करने के लिए आप रफ में देख सकते हैं -x/2 गुणे 2x² करने पर हमें क्या मिलता है, -x³ मिलता है। तो हमें इस पद में इसके पहले पद से भाग दे करके देख लेना है क्या आता है। तो भाग देने के बाद हमें क्या मिला, -x/2 यानी पहला भागफल का जो पहला पद हुआ वो -x/2 हो गया। तो बच्चों, यहाँ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में x/2 माइनस में केवल दूसरे ऑप्शन में है। तो यहीं से आप पहचान सकते हैं कि आपका दूसरा विकल्प सही है। और इसे पूर्ण रूप से हल करने के लिए हम आगे देख सकते हैं। तो -x/2 में 2x² से गुणा करने पर -x³ मिलेगा। फिर आप -x/2 का गुणा -x/2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस x²/4 और -x/2 गुणे -1 ये आ जाएगा -x/2। अब आप घटाएंगे तो नीचे वाले जो व्यंजक हैं उसके सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस और यहाँ पर प्लस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होकर के कैंसिल हो जाएंगे।
जो बच रहे हैं उसमें 9/4x² और -1/4x²। तो 9/4 -1/4 8/4, और 8/4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो यानी ये हमें मिल जाएगा 2x²। माइनस इंटू माइनस एक्चुअली ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अब ये माइनस आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका -x/2, और ऊपर बच रहा है -1। तो अब आप देख रहे हैं कि ये और ये व्यंजक सेम है, यानी कि ये एक बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2x² -x/2 -1, और जब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस प्लस, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका भागफल कितना आ जाएगा? भागफल आ गया -x/2 + 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 - x/2। तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 172 की तरफ। 172 में दिया गया है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो वह धन है। और इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1010 रुपये, 1095 रुपये, 1000 रुपये और 990 रुपये। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए हमें उस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बारी बारी से निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन को हमने x ले लिया, तो ये मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे क्या हो जाएगा? 100। हल करने पर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, 5, यानी कि x/5। x/5 क्या आ गया? साधारण ब्याज। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले मूलधन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x हो गया, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 + दर बट्टे 100, और घात में क्या होता है? समय 2 वर्ष। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया आपका x × 11/10 होल स्क्वायर, या इसे आप x गुणे 121/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 121/100 x में से इस मूलधन को हम घटा देंगे, तो ये आपका 21/100 x आ जाएगा। और ये क्या है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। और जो पहले आपने ज्ञात किया x/5 वह क्या है? साधारण ब्याज है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर 21/100 x - x/5। एलसीएम क्या आएगा दोनों का? एलसीएम हो जाएगा 100। यहाँ मिला आपको 21x और यहाँ हो जाएगा 20x। तो मिला क्या? x/100। और इसी की वैल्यू क्या है? अंतर जो दिया गया है वो 10 रुपये का अंतर है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो x बराबर 100 गुणे 10, यानी कि 1000 रुपये जो है ये आपका मूलधन था। यही आपको ज्ञात करना था। और ये 1000 रुपये आपका तीसरा विकल्प जो है वह बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 173 आपकी स्क्रीन पर है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं क्या, इन्हें देख लें। 2, 3, 5, 7। 7 के बाद आपको मिलेगा 11, 13, 13 के बाद 17, 19 और 19 के बाद मिलने वाला है 23 और 29। तो यहाँ आपके 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनका योगफल हम ज्ञात कर लें, तो योगफल क्या प्राप्त होगा? इन्हें योग करने पर हमें प्राप्त होता है 129। और जब इनका माध्य निकालेंगे हम, माध्य क्या होता है? सभी दी हुई संख्याओं का योगफल बट्टे जितनी संख्याएं हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जब 129 में 10 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 12.9 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा।
और यह आंसर आपका विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 174 की तरफ। इसमें दिया गया है कि यदि x/5 बराबर y/8 हो तब x+5 अपॉन y+8 का मान है। तो यहाँ बच्चों एक अनुपात दिया गया है कि x/5 और y/8 आपस में बराबर हैं। तो यदि हम इनको k के बराबर मान लें, एक कांस्टेंट कोई ले लेते हैं क्योंकि दोनों का मान बराबर ही है। तो जब x/5 बराबर k लेंगे, यदि x/5 बराबर k, तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 5k। इसी प्रकार जब y/8 बराबर k होगा तो यहाँ से y बराबर मिलेगा 8k। अब जो मान हमें ज्ञात करना है, हमें मान क्या ज्ञात करना था? x+5 अपॉन y+8 का मान। तो x+5 अपॉन y+8, इसमें हम x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो x का मान क्या था? 5k, यहाँ आपने 5k ले लिया, +5 अपॉन y का मान है 8k, यहाँ 8k ले लिया और +8। तो आप देख रहे हैं अंश में से आपको 5 कॉमन मिल रहा है और बच क्या रहा है? k+1, और हर में आपको 8 कॉमन मिल रहा है और बचेगा यहाँ पर k+1। तो अंश और हर में से k+1 को आपस में काट सकते हैं और जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5/8। और 5/8 जो है आपका विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो आपका विकल्प 2 जो है सही है। प्रश्न संख्या 175 में दिया गया है कि कार्तीय तल चित्र में बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी है। तो यहाँ एक कार्टिजन प्लेन यानी कि कार्तीय तल का चित्र बना के दिया गया है, जिसमें बिंदु P जो है वह मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है और बिंदु Q जो है वो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है। तो आपको P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज POQ। और यह कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय को उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ PQ का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? PO का वर्ग प्लस OQ का वर्ग। तो यहाँ PO कितना है? 3 का स्क्वायर 9 और OQ कितना है? 4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 9 25। तो यानी कि PQ का वर्ग आपको मिल गया 25। तो PQ कितना हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 25 का वर्गमूल 5। तो 5 इकाई जो है, 5 यूनिट जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 इकाई जो है आपका चौथा विकल्प में दिया गया है। हाँ बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 176 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया गया है 2 लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं तथा इनकी ऊंचाइयों में अनुपात 2:3 है, तब इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हमें दिया क्या चीज़ है? बेलनों के आधार की त्रिज्याएं। तो यदि हम 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं को R1 और R2 मान लें, तो हमें दिया गया है R1/R2 बराबर 3/5। और इसी प्रकार दोनों की ऊंचाइयां H1 और H2 मान लें, तो ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है 2:3, यानी कि 2/3। अब इनके वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ को हम S1/S2 ले सकते हैं। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πRH। तो फर्स्ट बेलन के लिए आप क्या करेंगे? R1 और H1 कर देंगे। इसी प्रकार सेकंड बेलन के लिए 2πR2 और H2 कर देंगे। तो यहाँ आपको 2π सरल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और बचा क्या? R1/R2 गुणे H1/H2। अब इनका मान आप रख दें। R1/R2 कितना है? 3/5 और H1/H2 है 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/5। तो ये 2:5 यानी 2:5 आ जाएगा वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही है। बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 177 की तरफ। प्रश्न में दिया गया है 2 पासों को एक साथ यदृच्छया उछालने पर अंकों का योग 7
या अधिक आने की प्रायिकता है। तो दो पासे में कुल प्रतिदर्श समष्टि जो NS होता है वो आपको मिलेगा क्या, 36। लेकिन जो घटना हमारी है कि अंकों का योग 7 या अधिक आ जाए, तो अंकों का योग 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी, 10 भी, 11 भी और 12 भी। टोटल 12 तक आ सकते हैं, क्योंकि दोनों पासे मिला करके 6 और 6 12 ही अधिकतम अंक आ सकते हैं। तो 7 वाले कितनी घटनाएं हो सकती हैं जिनमें 7 आए? तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। यदि पहले पासे में 1 आता है तो दूसरे में 6 आएगा, तब 7 बनेगा। या फिर 2 5, या 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2, फिर आपका आता है 6 और 1। तो यही घटनाएं हैं 1 2 3 4 5 6। 6 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें अंकों का योग 7 आता है। अब 8 कितनी घटनाओं में आता है देख लें। तो 8 आपको लाने के लिए 2 और 6 लाना पड़ेगा। इसके बाद 3 और 5, इसके बाद 4 और 4 में भी 8 आ सकता है। इसके बाद 5 और 3, और लास्ट में 6 और 2। ये हो गए 8 आने वाली, अंकों का योगफल 8 आने के लिए जो घटनाएं होंगी। अब 9 कैसे आएगा? 9 लाने के लिए 3 और 6, इसके बाद 4 5, 5 4, इसके बाद 6 और 3। तो यही 4 घटनाएं होंगी जिनमें अंकों का योगफल 9 आ सकता है। अब अंकों का योगफल 10 कैसे आएगा? 10 लाने के लिए आपको 5 5, 6 4, 4 6, यही 3 घटनाएं मिलेंगी जिनमें अंकों का योगफल 10 आ सकता है। 11 लाने के लिए बच्चों क्या लाना पड़ेगा हमें? 5 और 6, या फिर 6 और 5, यही 2 घटनाएं होंगी। और 12 लाने के लिए केवल एक घटना होगी, 6 6। जब दोनों पासों में 6 आएगा तभी वो 12 बनेगा। तो कुल हमारे पास कितनी घटनाएं होंगी यहाँ से हम जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यानी NE जो हमारा बन गया, NE टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 21। तो हमारी जो प्रायिकता होगी इस घटना के लिए वो NE/NS यानी कि 21/36 होगी। अब इसे आप सरल कर लें तो ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, और 3 से 12 बार में ये कट जाएगा। यानी इस घटना की प्रायिकता क्या आ गई? 7/12। तो 7/12 जो है आपका विकल्प नंबर 3 है, जो कि बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 178 की तरफ। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, स्पर्श बिंदु P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं PT तथा TQ हैं। यदि कोण POQ बराबर 120 अंश है तो कोण PTQ का मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ एक प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। इस प्रमेय में बताया गया है कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर अभिलंब होती है। यानी कि यह कोण P जो होगा 90 अंश का होगा, और इसी प्रकार यह कोण Q भी 90 अंश का होगा, और यह एक चतुर्भुज बन रहा है OQTP। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो इस तरीके से एंगल O प्लस P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री, जिसमें से एंगल O आपको पता है 120 अंश, P का मान 90 अंश, T आपको ज्ञात करना है, और Q का मान है 90 अंश, बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब इसे आप हल कर लें तो 90 और 90 180, 180 और 120, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 300 अंश हो जाएगा। तो एंगल T प्लस 300 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल T आपको मिल जाएगा, एंगल T सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 300, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे तो आपको 60 अंश मिलेगा। यानी कोण T जो हुआ वो 60 अंश का प्राप्त हो गया।
तो 60 अंश आपका जो है विकल्प नंबर तीसरा है जो कि सही है। बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 179 की ओर। प्रश्न में दिया गया है कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है और यदि इसके भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। अब यदि संख्या को 65 से भाग दें तब शेषफल है। तो बच्चों यहाँ देखें, मान लेते हैं हमारी संख्या क्या है, x है और संख्या को हम 13 से भाग दे रहे हैं और शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो संख्या जो है 13 के गुणक से 1 ज़्यादा होगी। 13 का गुणक हम ले लेते हैं n और 1 ज़्यादा, तो ये हमारा x का मान हो गया। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यदि इसके भागफल को, तो भागफल क्या था यहाँ पर, n था। 13 से तो हमने भाग दिया था, भागफल आया था n। तो अब n को हमें डिवाइड करना है किससे, 5 से भाग देना है। ठीक है, तो n को 5 से भाग देंगे तो भागफल कुछ आएगा, भागफल दिया नहीं गया तो भागफल को हम y मान लेते हैं और शेष कितना बचता है, शेष 3 बचता है। तो इस प्रकार से 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब यह पूछा जा रहा है कि यदि संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या है। तो संख्या हमारी यह है। अब इस संख्या में यह n हमें अज्ञात है और इस n का मान हम यहाँ पर रख करके पूरे समीकरण को x और y में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 13 इंटू n का मान 5y प्लस 3 और कोष्ठक के बाहर 1। तो 13 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, 13 पचे 65y प्लस 13 तियाँ 39 और 1 यहाँ बाहर है। अब इसे हल करने पर 65y प्लस 39 और 1 40। तो यहाँ x बराबर आपको मिल गया 65y प्लस 40, यानी कि जो संख्या है यदि हम उसमें 65 से डिवाइड करें तो शेषफल 40 बच सकता है, क्योंकि यह संख्या जो है 65 का गुणक है। तो जब भी आप 65 से भाग देंगे तो ये तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, लेकिन यह वाली संख्या जो है बची रह जाएगी, शेष रह जाएगी। तो यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा, 40, और यही आपका सही आंसर है 40, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 180 की ओर। 180 में एक वर्ग समीकरण दिया गया है, -x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके मूल हैं, क्या मूल होंगे, 4 ऑप्शन हैं। तो देख लें इसे हम हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण में सबसे आगे माइनस दिया हुआ है, उसे हम विलुप्त कर देंगे। तो माइनस को विलुप्त करने के लिए पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करेंगे, यानी कि माइनस से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या होगा, जो पद ऋणात्मक हैं वो धनात्मक हो जाएंगे और जो पद धनात्मक हैं वो ऋणात्मक हो जाएंगे। तो समीकरण हमारा हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करेंगे, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ करके इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में से आपको x कॉमन मिलेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3। यहाँ इन दोनों से माइनस कॉमन मिल जाएगा, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। अब दोनों पदों को एक साथ देखने पर आपको x प्लस 3 कॉमन मिलता है और बाकी बचे हुए पदों को आप एक साथ लिख लें, x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे, x प्लस 3 को और x माइनस 1 को। तो x की वैल्यू एक बार -3 मिलती है और एक बार +1 मिलती है। तो x के 2 मान यहाँ मिल रहे हैं, -3 और +1, और ये विकल्प नंबर आपका 2 में दिया गया है, x बराबर -3 एंड 1। तो इस तरीके से बच्चों आपने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के प्रश्न संख्या 161 से 180 तक के गणित के सभी प्रश्नों के हल देखे और उन्हें अच्छी तरह समझा। बच्चों इनका आप अभ्यास जरूर करें, जिससे आपको आगामी छात्रवृत्ति परीक्षा में ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।